नमस्ते दोस्तों। आज फिर एक बार एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने देखा होगा कि लद्दाख की सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है। लद्दाख में जो कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है वो उसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी हो या तो बायस यूट्यूबर हो या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हो, और ये सारे इसे जेनजी आंदोलन का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, ये सारे लोग नेपाल जैसी, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन के सपने भारत में देख रहे हैं। इन सबको मेरा कहना है दोस्तों कि ये काफ़ी शिद्दत से ये सुवर्ण भारत बना है। हमारे स्वतंत्रवीर सेनानियों के बलिदान से ये भारत बना है। हमारे आज़ादी के बाद तब के हमारे प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो या हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, इन सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना अपना योगदान देके इस सुवर्ण भारत को बनाया है दोस्तों। और इस सुवर्ण भारत की 140 जनताओं की सपनों का भारत, ये हमारा सुवर्ण भारत है दोस्तों। और अगर कोई अपने राजनीति के लिए नेपाल जैसी सिचुएशन के सपने भारत में बैठ के भारत के लिए देख रहा है तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा दोस्तों। अपने कुछ चंद राजनीति के लिए अगर आप पूरे भारत को जलाने के सपने देख रहे होंगे तो यह काफ़ी गलत होगा दोस्तों। आपको आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे काफ़ी हज़ारों लोग होते हैं दोस्तों। आपका बिहेव, आपका ट्वीट, आपकी चीज़ें, आपकी एक्शन काफ़ी सोच समझ कर आपने करनी चाहिए कि आपका एक कदम पूरे भारत को ले डूबेगा दोस्तों। ध्यान में रखना चाहिए और इस सारी चीज़ों से बचना चाहिए। किस चीज़ को किस तरीके का एंगल आप दे रहे हो, काफ़ी सोच समझ कर देना चाहिए। ये कोई जेनजी आंदोलन नहीं है और इसे जेनजी आंदोलन के साथ जोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर लद्दाख की सिचुएशन के बारे में जानोगे तो आपको भी लगेगा कि ये प्रोटेस्ट इनका सही था। मतलब प्रोटेस्ट करना सही चीज़ है, लेकिन उसको उस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से नहीं किया गया और काफ़ी हिंसक प्रोटेस्ट ये हुआ। इसके समर्थन हम नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन वहाँ के लोगों की पास्ट में सिचुएशन देखोगे तो प्रोटेस्ट हाजी की है, वो करना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का हिंसक प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। वहाँ के लोगों का दोस्तों, ये जो हमें यूनियन टेरिटरी बना दो, ये काफ़ी हमें जब से आज़ादी मिली है तब की सिचुएशन, तब से लेके तो अब 2019 तक की उनकी ये डिमांड थी दोस्तों कि हमें यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाए। ये क्यों घोषित किया जाए? क्योंकि लद्दाख के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पास्ट में। जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का भाग हुआ करता था दोस्तों, तो लद्दाख का जो एरिया था वो 65% था और जम्मू एंड कश्मीर का 35% था। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो जम्मू एंड कश्मीर के हुआ करते थे। 65 एरिया, अगर कोई एरिया होल्ड कर रहा है अगर लेजिस्लेशन में, अगर उनको बजट में मिलता था दोस्तों 2 से 5% तक। मतलब अगर 65 का जो ऑक्यूपाइड एरिया है वो लद्दाख का था, लेकिन बजट में उनको कंट्रीब्यूशन कितना मिलता था? 2 और 5% के बीच में दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें लद्दाख के साथ हुई है। और लद्दाख ये एरिया जो है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो इनकी डिमांड काफ़ी पहले से चलती आ रही है कि हमें यूनियन टेरिटरी घोषित कर दो, ताकि वहाँ के लोगों का भी भला हो और उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो। लेकिन और उनकी डिमांड चलते आ रही थी। जब 2019 में प्रधानमंत्री जी ने 370 आर्टिकल हटाया, तब लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया दोस्तों। तब से लेके उनकी डिमांड, जो लोगों की डिमांड थी, वो थोड़ी चेंज हुई। उस डिमांड में क्या था कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, सेपरेट स्टेट उनको घोषित किया जाए। अदरवाइज उनकी कुछ 4 डिमांड थी दोस्तों, 4 और अलावा थी, लेकिन मेन 4 डिमांड उनकी थी कि सेपरेट स्टेट उनको घोषित कर दिया जाए। उसके बाद शेड्यूल 6 में उनको इन्वॉल्व किया जाए। शेड्यूल 6 क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद 3rd उनकी थी कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट उनकी थी कि लेह और कारगिल को सेपरेट लेजिस्लेटिव बनाया जाए, ताकि उनकी लोकसभा की अलग से 2 सीटें उनको डिवाइड, मतलब घोषित किया जाए। ये इनकी डिमांड थी दोस्तों। अब इस डिमांड में गलत कुछ नहीं है, सेपरेट स्टेट देने की कोई मतलब चीज़ें हैं। ये बात आपको भी पता है कि बहुत से स्टेट में सेपरेट स्टेट घोषित करने के लिए काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं।
उसके बारे में गवर्नमेंट अभी तक कोई डिसीजन ले नहीं रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट है उस एरिया के लिए। अभी शेड्यूल 6 क्या कहता है? शेड्यूल 6 क्या कहता है दोस्तों कि ये चीज़ें 3 और 4 तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन शेड्यूल 6 में क्या चीज़ें है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीएस जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए, जो कि शेड्यूल 6 में कहता है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेड्यूल 6 में कोई भी एरिया में शेड्यूल 6 में अगर इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे एडीएस बनाया जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम होता है कि वहाँ के लोकल रिसोर्सेज जो भी हो, वहाँ की लैंड हो या कि वहाँ के लॉ हो, वो लोकल लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ की जो लद्दाख की लैंड है वो किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए ही सोल्ड होगी, ना कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सोल्ड होगी। जैसे ही वहाँ के जो रिसोर्सेस है वो वहाँ के लोगों के लिए ही उपयुक्त है। उस तरीके के एक्ट बनाने के लिए शेड्यूल 6 का उपयोग, मतलब शेड्यूल 6 में ये फ्रेम किया हुआ है। तो इस तरीके के उनके डिमांड थी दोस्तों। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि लद्दाख के लोगों की डिमांड 101% मतलब होनी ही चाहिए। पहले तो लद्दाख ये एरिया है, इसमें चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। पश्चिम में पाकिस्तान आता है दोस्तों और एक साइड में चाइना रहता है। तो चाइना और पाकिस्तान जैसे एरिया में अगर लद्दाख की बॉर्डर लगती है तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, उतना ही सही है। जब लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है वो भी काफ़ी सही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिमांड मतलब बात है कि यहाँ पे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आवर सिक्योरिटी पर्पज़। मतलब हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी है। जब गलवान घाटी में चाइना के साथ हमारा कुछ भीड़ मतलब झड़प हुई थी दोस्तों, तब से लेके अभी तक भारत सरकार ने वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, ताकि वहाँ का एरिया का भी डेवलपमेंट हो और कुछ चीज़ें भारत सरकार के सिक्योरिटी पर्पज़ से भी वहाँ पे चल रही है दोस्तों। तो मतलब ये आंदोलन काफ़ी पुराना है और वाजिब भी है कि ये मतलब उनके लोगों के इंटरेस्ट में ये आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक ने उन्होंने जब आंदोलन स्टार्ट किया यहाँ से तो 35 दिन पहले साधारण था, तो उन्हें अनशन पे बैठे, उनके कुछ साथियों की तबीयत ख़राब हुई, कुछ 15-20 लोगों का उन्होंने आंदोलन प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था और उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई थी। तो उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस चले कि हमें हमारे आंदोलन को साथ दीजिए, ये चीज़ें। तो काफ़ी ये आंदोलन वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी आ गई और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया जा रहा है कि उसके बाद ये आंदोलन में झड़प हुई, बीजेपी कार्यालय वहाँ से जला दिया गया, कुछ पुलिस पे पथराव फेंका गया और ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। और उसके बाद अभी के जो सिचुएशन है वो सोनम वांगचुक को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है और सारे बातें अलग अलग मीडिया में चल रही है कि उनका कुछ फॉरेन कनेक्शन हुआ है, फॉरेन फंडिंग का कुछ मिसयूज़ हुआ है और ये सारी चीज़ें डिस्कशन का पार्ट है। हमारी एजेंसीज उसमें इंक्वायरी करेगी, लेकिन ये कोई जेंजी आंदोलन नहीं है दोस्तों और इसे जेंजी आंदोलन के साथ देखना भी नहीं चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टियों ने काफ़ी सोच समझकर हमें बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन हम देख रहे हैं तो ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल चल रही है, काफ़ी नाजुक दौर से ये वर्ल्ड गुजर रहा है दोस्तों। और ऐसा ना हो कि हमारे इंटरनल सिचुएशन का कोई गैर फायदा उठाए और हमारे भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन आए। तो इसी के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। और एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है दोस्तों, ये सारे 140 करोड़ जनता का काम है। अब अगर एक तरफ सोचा जाए कि इस तरीके से सोनम वांगचुक की जो डिमांड है वो 1975 में इनके पिताजी कांग्रेस के एमपीज थे, उनकी तभी भी तो कांग्रेस सरकार ने इनकी बात नहीं मानी और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी तो तभी भी घोषित नहीं किया। ये तो तब से लेके तो अभी तक का आंदोलन चल रहा है। तो इस बातों में नहीं जाएंगे दोस्तों कि पुरानी बातें काफ़ी दूर तक जाएगी। तो ऐसी नहीं होता है कि कोई भी चीज़ों को अभी 2007 में इसी सोनम वांगचुक को कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन पे आरोप लगाया था कि ये
फॉरेन फंडिंग में कुछ तो करप्शन किया है इन्होंने, फॉरेन फंडिंग का मिसयूज किया है, तो ये भी आरोप इन पे लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक पे आरोप फर्स्ट टाइम लगे हैं, उनको अटक हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2007 में इन्हीं पे आरोप किए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल है दोस्तों। और अगर सोनम वांगचुक ने अगर फॉरेन फंडिंग उनको हुई है, उनका मिसयूज हुआ है, तो ये भी हमारी एजेंसीज है वो देखेगी। लेकिन जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो बेसिक डिमांड से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उसे जो हिंसक आंदोलन दिया गया वो काफ़ी गलत है, उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके के आंदोलन होने के बाद उसे मोटिवेट करने का काम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, यूट्यूबर हो या मीडिया, हमारे मीडिया साथी हो, इन्होंने कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और अभी भी जो आरोप लग रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने जो फंड है, जो फॉरेन फंड है जिसका मिसयूज किया हुआ है, जो इंडियन लोकल फंड होता है उनका डाइवर्जन उन्होंने फॉरेन में स्पेंड किया हुआ है, तो ये चीज़ें कुछ एक्ट के अपोज में आते हैं। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन इन बातों पे है, ये रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें उन्होंने की है। तो ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं, ये सारी इंक्वायरी में निकलेगी दोस्तों। लेकिन अगर कुछ सच है तो सच है, कुछ गलत है तो गलत है। लेकिन कुछ गलत का फ़ायदा उठाकर इस तरीके से अगर कोई सपने देखता होगा जेंजी के, तो ये काफ़ी गलत है दोस्तों। आज तक के लिए बस इतना ही। इसमें क्या डेवलपमेंट होती है आगे की, सोनम वांगचुक के साथ क्या होता है, इंक्वायरी में क्या निकलता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। इस पर अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो आपके लिए, अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात हो तो आपके लिए साझा करेंगे दोस्तों। और लास्ट में एक ही कहूँगा कि ये स्वर्ण भारत बनाने में काफ़ी साल लगे, काफ़ी बलिदान दिया हुआ है, तो इसे इतने आसानी से कोई अगर मिसयूज़ करेगा और इसे बर्बाद होने के सपने अगर कोई अपने राजनीति के लिए करेगा दोस्तों, तो ये गलत होगा। जय हिंद, जय भारत।